आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम जेई मेंस 2026 जनवरी सेशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। अभी तक आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पार्ट, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स, ग्रेविटेशन और ऑसिलेशंस के लेक्चर्स मिल चुके हैं। आज का लेक्चर है हमारा वेव्स पे। वेव्स में लगभग 7-8 क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर क्विकली डिस्कस करेंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं वेव्स चैप्टर। तो चलिए वेव्स के हमारे क्वेश्चंस हैं। देखिए बेसिक्स ऑफ वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव्स पे 3 क्वेश्चन आए, सुपरपोजिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे 4 आए हैं। 1-2 क्वेश्चन वेव्स के ऐसे थे कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ सॉलिड रॉड, तो वो एरर्स का क्वेश्चन था, उसमें एरर्स का यूज था, तो वो मैंने एरर्स के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर ऑलरेडी करा दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पहले दिन का 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पहला पेपर जो था उसका क्वेश्चन है। मुझे वेव्स के क्वेश्चंस इजी लगे। देखिए एनालिसिस क्या है मेरा कि मुझे वेव्स और ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स के मुकाबले काफ़ी इजी लगे, तो मुझे लगता है कि ऑसिलेशंस ऑन वेव्स थोड़ा ईजियर साइड पे आ रहा है। तो अगर आप जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपको ऑसिलेशंस और वेव्स पे ध्यान देना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल रहता है, बट क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम रहा है। और नीट के लिए अगर देखा जाए तो इन चैप्टर्स की वेटेज 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होगी ही। तो चैप्टर्स जब जेई मेन में आसान है तो नीट में भी इनके क्वेश्चंस थोड़े ईजियर साइड पे ही रहने चाहिए। ठीक है, हम तो बस जेई मेन के बेसिस पे ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अपना कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। तो 2 स्ट्रिंग्स ए और बी हैं, हैविंग लीनियर मास डेंसिटीज म्यू ए दे रखा है, म्यू बी दे रखा है और लेंथ एल ए और एल बी दे रखी है। ठीक है, दे आर जॉइंट, फ्री एंड्स ऑफ ए एंड बी आर टाइड टू 2 रिजिड सपोर्ट सी एंड डी respectively, creating a tension of 500 Newton in the wire. The two identical pulses sent from C and D ends take the time T1 and T2 respectively to reach the joint. T1 और T2 का रेशियो बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बेसिकली दीवार हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका एक धागा कितना बड़ा है, 2.5 मीटर का धागा, ये धागा है आपका 2.5 मीटर का। ठीक है, तो एल ए लेंथ है आपकी 2.5 मीटर और इस एंड को उन्होंने सी एंड बोला है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है बालकों, उसके बाद आपका दूसरा धागा है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, हाँ, दूसरा धागा है आपका 1.5 मीटर का। ठीक है, और इनको रिजिडली हेल्ड किया हुआ है सी और डी पॉइंट्स के पे, तो इसलिए इन दोनों धागों में टेंशन 500 न्यूटन आ रही है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी है बालकों 2 × 10⁻⁻⁴ और इसकी लीनियर मास डेंसिटी है बालकों 4 × इसकी लीनियर मास डेंसिटी है 4 × 10⁻⁴ इंडीड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आपसे, टेंशन दोनों धागों में 500 न्यूटन है। अब यहाँ से आपने एक वेव भेजी तो उसे कितना टाइम लग रहा है जॉइंट तक पहुँचने में। ठीक है, और यहाँ से भी आपने एक वेव भेजी तो उसे कितना टाइम लग रहा है जॉइंट तक पहुँचने में, ये पूछा जा रहा है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहली स्ट्रिंग में क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, √T/μ, अंडर में टेंशन बाय म्यू। ठीक है, सही बात है। तो स्पीड क्या हो गई, टेंशन है 500, ओके, म्यू कितना है बालकों, म्यू है हमारा 2 × 10⁻⁴, तो 2 × 10⁻⁴ कर दिया हमने। सही है बच्चों, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 250, 250 × 10⁻⁴। सही है बच्चों, है ना। अब हम क्या करें इसे, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी आया है, ठीक है, इसको यही रहने देते हैं रेशियो। ठीक है, और टाइम अगर लगाना है तो T1 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो LA/VA रहेगा टाइम। ठीक है, अब LA कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई VA कितना है बच्चों, ये था आपका 250 × 10⁻⁴, अंडर रूट के अंदर 250 और 10⁻⁴ को अगर आप रूट से बाहर लेंगे ना बालकों तो 10⁻² बचेगा। ठीक है, परफेक्ट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब T2 कितना होगा, ये होगा स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी आपको, दूसरी स्ट्रिंग में स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी दूसरी स्ट्रिंग में, देखिए तो स्पीड होगी अंडर रूट टेंशन 500, म्यू भी कितना है 4 × 10⁻⁻⁴ इंडीड। सही है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 125 × 10⁻⁴। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 1.5 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, अंडर रूट में 125 × 10⁻²। अब आपको T1 और T2 का रेशियो निकालना है, तो क्विकली हम T1 और T2 का रेशियो निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, तो देखिए T1 डिवाइडेड बाई T2 क्या होने वाला है हमारा, ये था 2.5, नीचे हम क्या करते हैं
रूट 25 इंटू रूट 10 कर लेते हैं। रूट 25 होता है 5 इंटू रूट 10, सही है, इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये कितना है 1.5, और रूट 125 क्या होगा 5 रूट 5 इंटू 10 की पावर 2। फिर से चलिए कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों। तो देखिए 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 गया, सही है, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये भी सही है, ये 5 से 5 गया, ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, T1 अपॉन T2 लिखेंगे बच्चों। 5 रूट 5 है तो ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा रूट 2 इंटू 3, सही है, तो 5 अपॉन 1.4 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 4.2, है ना, सही बात है। आप 5 अपॉन 4.2 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा आपका 1.18 टाइप आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। ऑप्शन बी हमारा बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा। ये पूरा इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आ गया बेसिकली, जो आप इंटरफेरेंस के अंदर क्वेश्चन करते हैं वो आ गया। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो लाउड स्पीकर है L1 और L2, दो लाउड स्पीकर आपको दिख रहे हैं विद द सेपरेशन ऑफ 10 मीटर, दोनों के बीच की सेपरेशन 10 मीटर, तो ये भी 5 मीटर हो गया यहाँ तक, है ना बच्चों, और ये भी 5 मीटर हो गया यहाँ तक, इंडीड सही है बिल्कुल। एज शोन इन द फिगर, बोथ लाउड स्पीकर्स आर फेड विद एन ऑडियो इनपुट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट वॉल्यूम। अ वॉइस रिकॉर्डर इनिशियली एट पॉइंट ए at equidistance from both the loudspeakers moved by 25 meter along the line AB, ठीक है, while monitoring the audio signal, the measured signal was found to undergo 10 cycles of maxima and minima। तो इसका मतलब हो गया B पॉइंट पे 10th मैक्सिमा बन रहा है बेसिकली, है ना, हाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, तो एंड में मैक्सिमा मान लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज, स्पीड आपको दे रखी है। चलिए तब क्या करेंगे आप, ये डिस्टेंस है L1B और ये है L2B, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम खेलिए जरा, यहाँ पर एक बार समझते हैं कैसे निकलेगा। तो मेरी बात सुनिए, पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा L2B माइनस L1B, L2B माइनस L1B, सही है। अब L2B कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। तो ये 25 था, है ना, और ये आपका 5 है, ये 5 है ना, ये 5 है, ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा L2B हो जाएगा अंडर रूट में बेस का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, नाइस कैलकुलेशंस। L1B कितना है आपका, ये है आपका 40 का स्क्वायर, और अगर ये 5 है टोटल 25 तो 20 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सही है। तो ये तो 50 आ गया और ये आ गया रूट 2000, 1600 और 400, सही बात है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस रूट 2000 को अगर हम करें तो क्या आएगा 10 रूट 20, ठीक है। तो 50 माइनस 10 रूट 20 क्या होगा बताइए, 2 रूट 5 रहेगा, सही है बच्चों, है ना। यहाँ तक देखते हैं आगे। अब रुकिए, और क्या आएगा, पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा नॉट लिख देता हूँ, ठीक है, पाथ डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। तो 50 माइनस 20 इंटू 2.23, सही है बच्चों। तो 2.23 को अगर हम डबल करते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा 50 माइनस 4.4 4.46 ना 44.6, तो आ जाएगा 5.4 मीटर आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर आपको बोला गया 10 साइकिल ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा बने तो पहला मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, तो ऐसे 10वां मैक्सिमा मानते हैं, बी पॉइंट पे 10वां मैक्सिमा है, ठीक है। चलिए परफेक्ट है। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आपका डेल्टा नॉट हो गया बच्चों, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 10th मैक्सिमा के लिए, फॉर 10th मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 10 लैम्डा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ से होगा आपका 10 लैम्डा, ठीक है। तो 5.4 इज इक्वल टू 10 टाइम्स, अब लैम्डा क्या होगा वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी क्या है 324 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 324 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 3240 डिवाइडेड बाय 5.4, सही लग रहा है बच्चों, ठीक है बिल्कुल, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, अब हम 3240 डिवाइडेड बाय 5.4 करेंगे, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा बच्चों जो भी आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है, मैं स्किप कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
तो देखिए बच्चों, आसान सवाल आया हुआ है ये आपका 22 जनवरी वाले इवनिंग शिफ्ट का सवाल। काफी आसान लग रहा है मुझे वेव्स का ये। देखिए सवाल क्या है, इन एन ओपन ऑर्गन पाइप थर्ड हार्मोनिक एंड सिक्स्थ हार्मोनिक दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ये है। तो सिक्स्थ हार्मोनिक माइनस थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2200 है बच्चों। देन लेंथ ऑफ द पाइप इज, मिलीमीटर में बताना है वो भी लेंथ, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, nth हार्मोनिक क्या होता है ओपन ऑर्गन पाइप का, ये होता है n इंटू वी बाई 2l, nv बाई 2l होता है nth हार्मोनिक ओपन ऑर्गन पाइप का। तो 6 टाइम्स v बाई 2l माइनस 3 टाइम्स v बाई 2l 2200 के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करके आएगा 3v बाई 2l आपका 2200 के बराबर है। वेलोसिटी कितनी है जी, वेलोसिटी 330 है। अरे वाह, 3 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 2l आपका 2200 के बराबर है। चलिए कुछ काटा पीटी कर लेते हैं। तो एक जीरो उड़ा दीजिए, एक जीरो उड़ा दीजिए, इसको लिखिए 3 और इसको लिखिए 20। सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 40 l के बराबर है। अब आपको मिलीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये मिलीमीटर आ जाएगा। अब ये जीरो काटिए, जीरो काटिए, अब ये कितना आएगा आपका 25, 9 इंटू 25 आपका 225 mm आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ आ गई 225 mm। डायरेक्ट आपने देखा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जेईई मेंस के हिसाब से तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ही हो गया ये, ठीक है। आइए आइए देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे। सवाल देखते हैं क्या है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डबल्ड when the temperature is raised from 0 डिग्री सेल्सियस टू अल्फा डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। चलिए मैं 273.15 ना लेके 273 ले लूंगा 0 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है, अंडर रूट में गामा आर टी बाई मोलर मास। तो स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन के। स्पीड ऑफ साउंड इन टी डिग्री सेल्सियस प्रोपोर्शनल है 273 प्लस टी के, मैंने 0.15 नहीं लिया, 273 प्लस टी ले लिया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड डबल हो गया, तो अल्फा डिग्री सेल्सियस पे अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस पे रेशियो क्या आएगा बताइए, ये आएगा 273 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 273। सही है बच्चों, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड बोला अल्फा डिग्री सेल्सियस पे डबल आ रही है पहले वाले की, तो 2v0 ले लीजिए इसको अपॉन v0। तो 271 प्लस, रुक जाइए, 1 प्लस बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, अभी तक तो लगती थी, क्यों नहीं लगेगी भाई, क्योंकि वेलोसिटी में थोड़ा मोड़ा चेंज नहीं है, डबल करी गई है वेलोसिटी। तो 700-800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा दिया गया होगा। तो इसका मतलब है कि फिर ये अल्फा छोटा नहीं है, तो बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं लग सकती, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। ये उड़ा दीजिए, स्क्वायरिंग करिए, तो आ गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय 273, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है यहाँ से। तो अब देखिए क्या आएगा आगे, ये आएगा आपका अल्फा आ जाएगा आपका 3 इंटू 273 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा आप, यही आंसर रहेगा, है ना। चलिए आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछता है। सवाल है बच्चों, द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज फाउंड टू बी इन यूनिसन विद द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ एन ओपन पाइप। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप इज, ये तो बहुत ईजी है। तो क्लोज पाइप का फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है, किसके बराबर है, इज इन यूनिसन विद फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, फिफ्थ हार्मोनिक इसका होगा 5 इंटू वी बाय 4l, ठीक है। और ये फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा इसका, v बाय 2l, सही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप इज, ठीक है। तो अब आपको v से v उड़ाना है, बेसिकली v से v उड़ा देना है, ठीक है। और क्लोज बाय ओपन लिखना है, तो 5/4 और ये आ जाएगा आपका, सही लग रहा है ना बच्चों, हाँ सही है। और 5/4 इंटू में 2 इज इक्वल टू क्लोज बाय ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्या आ गया देख लीजिए, तो ये आ गया 5/2 क्लोज बाय ओपन ऑर्गन पाइप। ये कह रहे हैं कि ये तो 5/x है, तो 5/x 5/2 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो गई। काफ़ी सिंपल सवाल है बच्चों, है ना, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल था। तो वेव्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आए, वेव्स के क्वेश्चन काफ़ी आसान है। और इस बात से हमें बूस्ट मिलता है कि अप्रैल के सेशन के लिए भी जो है
और इवन नीट के एग्जाम के लिए भी हम एसएचएम और वेव्स को पढ़ लें ध्यान से तो काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते पेचीदा, बट नहीं आए हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये चैप्टर्स के क्वेश्चन ईजी हैं तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए वेव्स वैसे भी थोड़ा आसान ईजियर साइड पे ही है। ठीक है, पढ़ने में मुश्किल बट क्वेश्चन करने में आसान है। ठीक है, चलिए A point source is kept at a center of the spherically enclosed detector. If the volume of the detector is increased by 8 times, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं है, एक डिटेक्टर है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया आपने या साउंड रख दिया, पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, या तो क्योंकि हम वेव्स साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहां पर रेडियस इसकी है r। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी स्फीयर की? होगी 4/3 पाई r क्यूब। इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम को 8 गुना बढ़ा दिया गया, 8v कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर इसकी रेडियस बढ़ गई होगी। हाँ बढ़ गई होगी, क्यों नहीं बढ़ी होगी? तो रेडियस कितनी होगी आपको दिख ही रहा है, वॉल्यूम 8 गुना करने का मतलब रेडियस डबल हो गई, तभी तो, क्योंकि r क्यूब के प्रोपोर्शनल है ना। अब अगर रेडियस डबल हो गई तो आप जानते हैं पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, है ना। तो नई इंटेंसिटी क्या होगी? पावर अपॉन नई रेडियस लेनी पड़ेगी आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर, तो पावर अपॉन, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा है तो नई इंटेंसिटी क्लियरली 1/4 आ रही है ओरिजिनल इंटेंसिटी के, तो डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल हमसे क्या पूछता है। सवाल है बच्चों, टू ट्यूनिंग forks A and B are sounded together giving rise to 8 beats in 2 seconds। तो सबसे पहले तो इसको ही समझते हैं, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, फिर ट्यूनिंग फॉर्क्स का नाम A और B लिख देते हैं, और दोनों में 8 बीट्स आ रही है 2 सेकंड में, तो एक्चुअली में 4 बीट्स पर सेकंड आ रही है, तो इन दोनों में आ रही है 4 बीट्स पर सेकंड। सही है, बिल्कुल सही है। When tuning fork A is loaded with wax, तो आपने A के ऊपर वैक्स लगा दिया, A के ऊपर आपने कुछ वैक्स लगा दिया है, हाँ ठीक है, A के ऊपर वैक्स लगा दिया और B को वैसे ही रखा है ना, B को वैसे ही रखा है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला द बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 4 बीट्स इन 2 सेकेंड्स। इसका मतलब नई कितनी आ गई? ये बीट्स आ रही हैं 2 बीट्स पर सेकेंड, है ना, 4 बीट्स इन 2 सेकेंड मतलब 2 बीट्स पर सेकेंड। सही है। इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क B है 380, तो A की कितनी है? तो भाई B की फ्रीक्वेंसी 380 है, तो बीट्स का मतलब होता है A की या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 4 है। तो A की दो पॉसिबिलिटी, या तो 384 है या तो ये 376 है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये 376 है, एज्यूम कर सकते हैं ना, दो आंसर में से एक आंसर ढूंढना है, तो मान लेते हैं कि 376 है, और 376 के बाद में अगर हमने इस पे और वैक्स लगा दिया तो ये और घट जाएगा, 376 लेट से घट करके 375 हो जाएगा, और जब ये 375 हो गया तो बी तो अपना 380 है, तो बीट की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएंगी, बट यहां तो बीट की फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो इसका मतलब आंसर 376 नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होगा? ये 384 होगा, इस पे थोड़ा वैक्स लगाने पे ये 382 हो गया होगा, फिर से 2 बीट्स आने लगी होंगी, या अगर इस पे हमने वैक्स लगा के हो सकता है कि 384 को घटा के 378 कर दिया हो, तो भी 2 बीट्स आ सकती हैं। तो एक्चुअली में आंसर क्या है बच्चों? 384 हर्ट्ज इसका आंसर रहेगा। तो बीट्स के क्वेश्चंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता, आपको बस लॉजिक से ही देखना होता है, काफी आसान और प्यारे सवाल होते हैं बीट्स के, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। वेव्स के ये क्वेश्चंस आए थे, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, वो हम एरर्स के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशन में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं बच्चों। अगला चैप्टर हमारा रहेगा रोटेशनल मोशन, एक लेक्चर रहेगा रोटेशनल मोशन, क्योंकि उसके 18-20 क्वेश्चन आए रोटेशनल मोशन के, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए। आप सोचिए रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, सॉरी। जेईई मेन के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं और एवरेज हर शिफ्ट में रोटेशन का 2 क्वेश्चन आया है। अब नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो एवरेज तौर पे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं रोटेशन के नीट में, अगर यही जेईई मेन का फॉर्मेट जो है फॉलो हो जाता है तो। अगले लेक्चर हम लाएंगे रोटेशनल मोशन पे, उसके बाद एक लेक्चर लाएंगे सॉलिड्स फ्लूइड्स थर्मल का, एक सिंगल लेक्चर, उसके अंदर तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे, और एक में केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब रोटेशन, इसके बाद रोटेशन, फिर सॉलिड फ्लूइड्स थर्मल और थर्मोडायनेमिक्स केटीजी। तो इसके बाद और 3 और लेक्चर में पूरी 11th हमारी जेईई मेन 2026 की हो जाएगी खत्म। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।